चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, उसका क्या ऐतिहासिक महत्व रहा और भारत में तुर्कों का आगमन। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ, भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, तो इससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो अरबी आए या जो तुर्की आए, तो ये कहां से आए, इनका ओरिजिन क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस्लाम धर्म जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। तो इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ वो हुआ 6ठी शताब्दी में, और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब को। पैगंबर मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद साहब थे, इनको पैगंबर की उपाधि दी गई थी, या आप ये कीजिए कि इनको पैगंबर कहा गया। पैगंबर का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ, ये हुआ था 570 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ था मक्का नामक जगह पे। इनके जो पिता थे वो थे अब्दुल्ला, और इनकी माता का नाम था अमीना। इसके बाद इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था खादीजा, और इनकी जो परवरिश थी वो परवरिश इनके चाचा अबूजान ने की थी। इसके अलावा इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था फातिमा, और इनके दामाद भी थे जिनका नाम था अली हुसैन। तो जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जो कुरान था, जो कि इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है, उसकी जो आयत होती हैं उनका उपदेश दिया करते थे। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए, तो इस उनकी जो ये यात्रा थी, इस यात्रा को हिजरत कहा गया। और यही हिजरत आगे चल के 622 ईस्वी से ही हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। तो जब उन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की, तो इसको हिजरत कहा गया, और यही हिजरत हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है, या इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम संबत। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। 610 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष के हुए, तो 40 वर्ष की आयु में इनको मक्का के पास एक गुफा थी जिसका नाम था हीरा, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, और इनको वहीं मदीना में दफनाया गया। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पैगंबर के बाद उल्लेख आता है खलीफा का। तो जिस तरीके से जो पैगंबर होता है, जो अल्लाह का बंदा होता है, ऐसे जो खलीफा थे उनको भी अल्लाह का बंदा बोला जाता था। या अल्लाह का बंदा, इसका मतलब क्या हुआ, ये खुदा के प्रतिनिधि माने जाते थे। खुदा का प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ, इनके जो भी उपदेश होते थे, तो लोग इस तरीके से इनके उपदेश सुनते थे, उनको इस तरीके से ग्रहण करते थे, अपने जीवन में उतारते थे जैसे वो खुदा ने ही कहा हो। तो पैगंबर के बाद खलीफा आए। खलीफा, जो प्रथम खलीफा था वो था अबू बकर। इसके बाद फिर उमर, उस्मान, अली, इन सब के नाम आते हैं। इसके बाद फिर मुबैया खलीफाओं के नाम आते हैं। इन्हीं मुबैया खलीफाओं में से इनका एक पुत्र था याजिद। तो इसी याजिद के बाद यहां से जो खलीफाओं का पद था वो वंशानुगत हो गया था। इसके बाद जो मुबैया थे, उन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो मदीना से ट्रांसफर कर ली थी दमिश्क, जो आज का सीरिया है। इसके बाद मुबैयाओं का धीरे धीरे पतन होता गया। इसके बाद अगला जो वंश आता है वो आता है अब्बासी वंश। अब्बासी वंश, इन लोगों ने अपनी जो राजधानी थी वो राजधानी इन्होंने रखी बगदाद। इसके बाद धीरे धीरे अब्बासी खलीफाओं का भी पतन होता गया। इसके बाद कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इन्हीं में से एक राजवंश था समानी साम्राज्य, समानी राजवंश, या इसको यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनकी जो स्थिति है वो मैप में देख लेते हैं कि जो भारत पर अरबों के और जो तुर्कों के आक्रमण हुए वो भारत में कैसे पहुंचे, कहां से पहुंचे, उनका रास्ता क्या था, तो उनका पाथ क्या था। तो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया है। ये इंडिया में, इंडिया के जस्ट ऊपर यहां पे देखिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। यहां पे पहले पाकिस्तान तो था नहीं, यहां पे नीचे हुआ करता था सिंध वाला क्षेत्र, फिर ये हुआ करता था मुल्तान वाला क्षेत्र, इसके ऊपर फिर लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, पेशावर, सॉरी पाकिस्तान नहीं, पंजाब और पेशावर हुआ करता था। तो जो
अरबी लोग थे वो आए थे यहां से सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरब से, उनका ये पास था, यहां से आए थे और इन लोगों ने सबसे पहले आके यहां पे आक्रमण किया था, जो सिंध वाला एरिया हुआ करता था। ऐसा ही सेम जो तुर्की आए थे उनका पाथ ये था, इन लोगों ने भी आके यहीं पर मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्रों पर ही सबसे पहले आक्रमण किए। तो ये आक्रमण बहुत पहले से होना शुरू हो गए थे। चलिए हम इन आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो विजय का जो क्षेत्र था, वो मेन जो क्षेत्र था वो थे सिंध और मुल्तान। तो सिंध ये वाला एरिया था आपका, जहां पे अभी आपको पाकिस्तान लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे सेम यहां पे एक एरिया था जो था बलूचिस्तान। तो यहां पे सबसे पहले जो बलूचिस्तान था, इसी बलूचिस्तान को हम मकरान भी बोलते हैं। तो इनका जो सबसे पहले विजय का जो क्षेत्र था वो सिंध क्षेत्र और मुल्तान क्षेत्र रहा। तो अरबों के जो आक्रमण हुए वो सबसे पहले कब हुए और किसके टाइम पे हुए? तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो सबसे पहले 636 से 637 ईस्वी के बीच में हुआ था, जो हुआ था हजरत उमर की खिलाफत के टाइम पे। तो उनके टाइम पे ये वहां का शासक हुआ करता था, तो इसने सबसे पहले आक्रमण करवाए। तो इन आक्रमणों का मेन जो उद्देश्य हुआ करता था वो जीतना बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। ये लोग यहाँ पे आके लूटमार करते थे। कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये लोग यहाँ पे आके इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करते थे, लोगों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करवाते थे, इस्लाम उनसे कबूल करवाते थे। तो इसके बाद फिर ये आक्रमण होते रहे, आगे भी चलते रहे। इसके बाद 8वीं सदी के प्रारंभिक चरण में एक शासक हुआ इब्न अल हरियल भेट्टी। इसके सेनापतित्व में भयानक हमला हुआ, जिसके फलस्वरूप जो मकरान वाला जो एरिया था, जो मैंने अभी आपको मैप में बताया, जो आधुनिक बलूचिस्तान है, ये इन लोगों ने जीत लिया। तो अरबी के हाथ में जैसे ही मकरान आया तो भारत पर एंट्री करना इनके लिए बहुत ही आसान हो गया। इसके बाद फिर एक अल हज्जाज करके एक ईरान का गवर्नर हुआ करता था। तो वो ईरान का जो गवर्नर था वो खलीफा के अंडर में आया करता था। तो उसका जो चचेरा भाई था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम फिर 710 ईस्वी में ईरान से चला, ईरान के शिराज शहर से चला 15,000 सैनिकों को लेके। इसके साथ साथ उसके साथ घोड़ों की कुछ सेना थी, कुछ ऊंटों की भी सेना थी। तो ये मोहम्मद बिन कासिम वहां से चला, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 17 साल का था उतने टाइम पे। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक हुआ करता था और बहुत ही लूटमार इसने यहां पे की। तो जब ये यहां पे आया तो सिंध में जो हिंदू राजा थे दाहिर सेन, उनका शासन हुआ करता था। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम यहां पे क्यों आया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, कई अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जिनमें से एक मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या था। जो भारत अभी तत्कालीन भारत के नीचे जो श्रीलंका वाला हिस्सा है, ये उतने टाइम पे हुआ करता था। तो यहां से कुछ जहाज श्रीलंका का जो राजा था उसने यहां पे खलीफा के लिए और अल हज्जाज के लिए भेजे हुए थे। लेकिन रास्ते में ये सिंध वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक देवल करके एक बंदरगाह हुआ करता था। उस देवल बंदरगाह पे कुछ लुटेरों ने उन 8 जहाजों को लूट लिया था। तो जैसे ही अल हज्जाज और वहां के खलीफा को ये बात पता चली तो उन लोगों ने दाहिर सेन जो यहाँ पे सिंध क्षेत्र में था उसको ये कहलवाया कि आप उन लुटेरों को पकड़ के उनको पनिश कीजिए, उनको सजा दीजिए। लेकिन दाहिर सेन ने ये सब करने के लिए उनको मना कर दिया। इससे ये लोग चिढ़ गए और इन लोगों ने, पहले आक्रमण तो होते ही रहे थे, लेकिन चिढ़ने के बाद फिर इन्हें मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी। तो ये बड़ी सेना जब लेके आए तब ये मोहम्मद बिन कासिम यहां पे एक सफल आक्रमण कर सका। इससे पहले ये लोग खदेड़ दिए जाते थे। तो इनके खदेड़ने का एक रीजन ये भी था कि यहां पे लूटमार करने के लिए आते थे, तो ज्यादा सेना लेके तो आते नहीं थे, इसलिए यहाँ पे दाहिर से इनके पास अच्छी खासी सेना हुआ करती थी, तो ये इनको खदेड़ देता था। लेकिन ये जब इसके जहाज लूटे गए तो जहाज लूटने के बाद ये बहुत सारी सेना लेके आया। अब जब ये 15,000 सैनिक वहां से लेके आया, इसके बाद मुल्तान पे ये कब्जा करी, सॉरी मकरान बलूचिस्तान पे ये कब्जा कर ही चुके थे। तो मकरान का जो गवर्नर था, मकरान के गवर्नर से भी इसको कुछ सेना मिली और इसके पास बहुत सारी सेना हो गई। और इसने फिर सिंधु नदी के पार रोहिड़ी में दाहिर सेन की सेनाओं को हराया, दाहिर सेन को
खत्म किया, दाहिर सेन की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पे कब्जा कर पाया। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ था, तो ये सबसे पहला सफल आक्रमण था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों ये देखिए मैंने ब्लू कलर से इसको बनाया हुआ है, जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है मैंने, अलग कलर इसलिए दिया हुआ है ताकि ये आप देख के समझ सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते रहते हैं। चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या एसएससी सीजीएल वगैरह कोई सा भी एग्जाम हो, ये वाले क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। तो आपको मेनली ये वाले पॉइंट याद रखने हैं कि इनका जो विजय क्षेत्र था वो था सिंध और मुल्तान। इसके अलावा इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था लूटमार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा सिंध में हिंदू राजा दाहिर सेन का राज्य था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा हो गया। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके बारे में। ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये आज का बलूचिस्तान है, जो उतने टाइम पे मकरान हुआ करता था। ये सिंध एरिया है, ये वाला एरिया था। इसी एरिया में यहाँ पे देवल बंदरगाह हुआ करता था। जैसे ये आगे चल के ये आगे मुल्तान है, फिर पंजाब है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, देन लाहौर है, इस तरीके से ये अमृतसर है। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद गजनबी के बारे में, जिसने यहाँ पर राजधानी अपनी बनाई हुई थी। तो थोड़ा सा मैप के हिसाब से अगर आप देखें, मैप समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैप से जो हम थोड़ा सा देखिए, इतिहास या इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी कि मैप में जो प्लेसेस हैं उनकी लोकेशन क्या थी। तो आपके लिए इतिहास को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा इस मैप को बड़े गौर से देख लें। तो इसमें ये देखिए, ये गजनी हो गया बलूचिस्तान, ये सिंध वाला एरिया हो गया, ये कच्छ वाला एरिया हो गया जो आज के गुजरात में है। यहाँ पे एक उच्च करके हुआ करता था। ऐसे ही आगे चलते हैं हम, ये कश्मीर है आपका, यहाँ पे दिल्ली हुआ करता था। ये कन्नौज वाला एरिया हो गया, यहाँ पे कलिंजर खजुराहो वगैरह हुआ करता था। ये बिहार हो गया, यहाँ पे बंगाल था। ये बुंदेलखंड वाले एरिया में आते थे कलिंजर वगैरह। इसके बाद ये जो एरिया था ये मालवा वाला एरिया हो जाता था। आगे नीचे हम जब चलते थे तो ये दक्कन वाला एरिया था, और आगे चलते थे तो ये बीजापुर था। फिर नीचे और जाते थे तो साउथ इंडिया आपका आ जाता था। तो ये जो पूरा पोर्शन था, ये अगर हम यहाँ की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम एरिया है। ये आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नॉर्थ हो गया आपका, ये इस तरफ साउथ हो गया, इस तरफ आपका वेस्ट हो गया, इस तरफ आपका ईस्ट हो गया। तो अगर हम ये देखें तो ये आपका उत्तर पश्चिमी एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा यहां से अरबी और तुर्कों का आक्रमण हुआ है। नीचे हम चले जाते हैं तो ये साउथ हो जाएगा आपका, जहां पे दक्कन, बीजापुर, ये दक्कन अलग ही क्षेत्र हुआ करता था। उसके नीचे फिर एक साउथ एरिया हुआ करता था जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ यहीं नहीं रुका। सिंध पे कब्जा कर लेने के बाद फिर ये आगे बढ़ा और ब्रह्मनाबाद, मुल्तान पर भी इसने कब्जा किया। इसके बाद इसने सौराष्ट्र की तरफ भी अपने दस्ते भेजे, जो आधुनिक गुजरात है। तो वहां पे राष्ट्रकूटों का उतने टाइम पे शासन हुआ करता था, तो राष्ट्रकूटों ने इसके साथ संधि कर ली। इसके बाद इस तरीके से जीतता रहा, लेकिन इनकी जो सिंध की विजय थी ये स्थायी नहीं रह सकी। इसके पीछे एक रीजन था कि यहां पे राजपूतों का उदय होने लगा था, राजपूत आगे बढ़ने लगे थे। और इसके पीछे एक छोटा सा एक ये भी रीजन था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो वो स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूं कि जब यहां से दाहिर सेन को इन्होंने हराया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो इसके पीछे ये भी कहानी कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई, तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जो अरबों के और जो तुर्कों के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें चचनामा से। तो चचनामा में ये चीज लिखी हुई है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई। तो क्या हुआ था, दाहिर सैन को जब इन्होंने मार डाला तो दाहिर सैन के जो करीबी थे, उनके जो खासतौर पे उनकी जो रिश्तेदार थे, उनकी जो बेटियां थी, इसने ईरान के जो उतने टाइम पे गवर्नर अल हज्जाज हुआ करते थे उनको इसने गिफ्ट में भेजा। वहां पे जब वो दोनों बेटियां इसकी पहुंची तो वहां पे जो उसकी बेटियों ने, जब अल हज्जाज उनके पास गया तो इसकी दाहिर सेन की बेटियों ने उसको बताया कि हमारी मोहम्मद बिन कासिम ने इज्जत पहले से ही लूट ली है।
तो इस बात से जो अल-हज्जाज था वो बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया अपने पास। तो जब उसको ले जाया जा रहा था यहां से, तो बैल की चमड़ी में उसको लपेट के ले जाया जा रहा था। तो बैल की चमड़ी में लपेटने से उसकी सांस रोकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक छोटी सी कहानी मिलती है। आप दोस्तों थोड़ा सा इस चीज को, हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानियां बहुत जरूरी हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें। चलिए फिर हम बात करते हैं इनका ऐतिहासिक महत्व। तो जब ये अरबी भारतीयों के निकट संपर्क में आए, तो उन्होंने भारतीयों से क्या क्या सीखा? ज्योतिष, कला, चिकित्सा, गणित, रसायन। इसके अलावा ज्योतिष, गणित, रसायन इनसे संबंधित जो संस्कृत ग्रंथ हुआ करते थे भारत में, उनका इन लोगों ने अरबी में अनुवाद भी करवाया। तो जब 753 से 774 ईस्वी में जब मसूर हज्जाज की खिलाफत का शासन हुआ करता था, तो उसके दरबार में भारतीय विद्वानों का बहुत आदर किया जाता था। तो ब्रह्मगुप्त जो यहाँ पे हुआ करते थे भारत में, एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो उनका जो ब्रह्म सिद्धांत, ऐसे ही खंड खाद्य, ये जो ग्रंथ हुआ करते थे, ये अरबों में बहुत ही प्रसिद्ध थे। इसके बाद भारतीयों ने क्या सीखा अरबों से? इन्होंने भारतीय शिल्पियों और चित्रकारों को मस्जिद बनाने और उनकी सजावट करने के लिए रखा गया था। तो इन लोगों ने बस यही सीख पाया। तो अरबों ने अपनी सभ्यता का संपूर्ण विकास किया, और इसका एक और फायदा हुआ कि हमारे यहाँ के जो ग्रंथ थे, चाहे वो दर्शन के हों, चाहे ज्योतिष के हों, चाहे गणित के हों, ये जो भारतीय ज्ञान था, ये भारतीय ज्ञान अरबियों ने ही यूरोप में पहुंचाया। तो इसके अलावा एक और फायदा हुआ भारतीयों को कि भारतवर्ष में एक अरबों के आगमन से एक नए धर्म का प्रवेश हुआ, जो इस्लाम धर्म हुआ करता था। इसने कालांतर में आगे चल के भारतीयों पर बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला। तो दोस्तों हम यहां से देख सकते हैं कि सिंध विजय के राजनीतिक प्रभाव तो प्रभाव ही नहीं रहे, क्योंकि ये लोग पहली बात तो यहाँ पे लूटमार करने के लिए आए थे। दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम ने थोड़ा सा यहाँ पे आक्रमण करने शुरू किए, और यहाँ पे उसने अपना शासन करना शुरू किया, लेकिन उसको अल-हज्जाज ने वहां बुला लिया था। तो इसके कारण यहाँ पे आगे इनका कुछ भी, अरबियों का आगे कुछ खास नहीं हो पाया। लेकिन इनके सांस्कृतिक प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इतना सब अरबियों ने भी हमसे सीखा, वहां से भी यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इस तरीके से ना तो अरबी ही इसको नकार पाए, ना ही हम भारतीय इसको नकार पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों तो अब हम बात करते हैं समानी साम्राज्य की, जिसको हम यामनी वंश या यामनी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस राजवंश की जो स्थापना थी वो उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में हुई थी, जो कुछ खाना बदोश जातियों द्वारा की गई थी। तो ये खाना बदोश जातियां वो जातियां थी जिन्होंने हाल में ही इस्लाम धर्म अपनाया था, और इससे पहले ये लोग गुलाम हुआ करते थे। तो इन्हीं में से एक शासक था अलप्तगीन, जिसने अपनी राजधानी जो थी वो बनाई राजधानी गजनी। तो मैं आपको गजनी ऑलरेडी मैप में बता चुका हूं। तो ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि गजनी राजधानी किसने बनाई थी, गजनी राजधानी किसने स्थापित की थी? तो वो अलप्तगीन ने की थी। फिर इसका एक अलप्तगीन का एक गुलाम हुआ करता था बिलक्तगीन, जो इसके बाद शासक बना, वहां का गजनी का शासक बना। इसके बाद बिलक्तगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बना। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दामाद हुआ करता था। इसके बाद आगे चल के इसी सुबुक्तगीन का जो पुत्र था महमूद, जो आगे चलकर गजनी की गद्दी पर बैठा, जिसका भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा रोल रहा। चलिए तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये रहा महमूद गजनवी, जो 999 से 1030 के बीच में रहा। तो ये महमूद गजनी जो था, ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और इसको सुल्तान की उपाधि किसने दी? इसको सुल्तान की उपाधि दी अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला जो बगदाद के खलीफा हुआ करते थे, उसके समकालीन, इन्होंने इसको इसके पद की मान्यता दी। ऐसे ही अल कादिर बिल्ला ने इसको कुछ उपाधियां भी दी, कुछ उपाधियां इसने खुद ही धारण की, जिनमें से कुछ प्रमुख थी। यमीन उद्दौला, इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ।
अमीन उल मिल्लत, ये होता है मुसलमानों का रक्षक। गाजी, गाजी होता है धर्म युद्ध में विजेता। बुत शिकन, इसको बोलते हैं मूर्ति भंजक। ऐसी इसने उपाधियां कुछ धारण की। ये बुत, बुत मतलब होता है मूर्ति, शिकन, शिकन मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो यहां से हम समझ सकते थे जब ये मंदिरों पे आके आक्रमण करता था तो ये मूर्तियों को, मंदिरों को नष्ट करता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा गया। तो महमूद गजनबी ने अपने पिता सुबुक्तगीन से प्रेरित होकर भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। ऐसी सुबुक्तगीन भी आक्रमण किया करता था और जीतता था, तो उसकी विजय से प्रेरित होकर महमूद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। और यहां इन आक्रमणों का मूल उद्देश्य क्या था? वही धन की संपत्ति लूटना, लूटमार करना, लूटमार करने के अलावा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो तत्कालीन मैं स्थिति बता देता हूं आपको कि तत्कालीन स्थिति उतने टाइम पे भारत की क्या हुआ करती थी। तो जब महमूद के आक्रमण हुए तो उतने टाइम पे मुल्तान और जो सिंध वाला जो एरिया था वहां पे मुस्लिम राज्य थे, और जो शिया संप्रदाय कर्माथी एक जाति हुआ करती थी वो लोग वहां पर राज्य कर रहे थे। ऐसे अगर हम उत्तर पश्चिमी भाग में बात करें तो वहां पे हिंदू राज्य था जिसका शासक था राजा जयपाल। और उसी समय कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में उतने टाइम पे था ब्राह्मण वंश का राज, और वहां की जो शासका थी वो थी रानी दिद्दा। इसके अलावा अगर हम कन्नौज की बात करते हैं तो वहां था प्रतिहार वंश, और वहां का जो शासक था वो था राज्यपाल। इसके बाद अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में पाल वंश का शासन था, और वहां का जो समकालीन शासक था वो था महीपाल प्रथम। तो आप दोस्तों थोड़ा मैप से मैच करके भी इसको देख सकते हैं। मैप तो आप निकाल के ही रखिए, गूगल पे आप जाएंगे, गूगल पे आपको गूगल इमेजेस पे बहुत सारे ऐसे मैप मिल जाएंगे। तो वो आपके लिए मैप होना बहुत जरूरी है कि आप पढ़ते टाइम मैप तो बिल्कुल अपने सामने खोल के ही रखें। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। ये मैप है, ये मैप जो दिखा रहा है, ये अगर हम यहां से बात करें, ये जो डार्क येलो हमें दिख रहा है, ये डार्क येलो वो एरिया है जहां पे इसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। महमूद गजनबी ने प्रत्यक्ष रूप से यहां पे शासन किया। ये डार्क येलो वाला जो एरिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सन भी लिखे हुए हैं कि इसने कब कहां पे आक्रमण किया है। ये देखिए आप यहां तक ये पहुंच गया था, भटिंडा, थानेश्वर, मुल्तान, ये सारा एरिया इसने कवर कर लिया था। इसके अलावा ये जो लाइट येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये इसका ही शासन था। इसने यहाँ पे लूटमार की और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन कर रहा था। अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे वहां पे कोई राजा था तो उस राजा को हराया, और उसी राजा को या उसी राजा के किसी पुत्र को या उसी राजा के किसी रिश्तेदार को इसने वहां का शासक नियुक्त कर दिया, और अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे शासन करता रहा। तो ये इतने एरिया इसने कवर कर लिए थे। तो आप देखिए तत्कालीन भारत में भी ये कहां तक पहुंच गया था, ग्वालियर, कलिंजर, रणथंबोर और कन्नौज, ये वाले एरिया तक ये पहुंच चुका था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो 1001 ईस्वी में इसका जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था पंजाब पेशावर में। वहां के राजा थे राजा जयपाल। राजा जयपाल हार गए थे इससे। राजा जयपाल के हारने के बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 1008 ईस्वी में इसने उंद नामक जगह पर एक राजा आनंदपाल को हराया। इसके बाद इसका एक और आक्रमण हुआ था जो उसका दूसरा आक्रमण माना जाता है 1004-1005 में। यह आक्रमण हुआ था मुल्तान के ऊपर। यह आक्रमण हुआ था इसका मुल्तान के ऊपर, जहां पर शिया संप्रदाय जो कर्माथियों का जो शासन था। ऐसे इसने फिर 1014 में थानेश्वर के चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा। बुलंदशहर का राजा हदत्त डर के मारे मुसलमान हो गया। 1018 में इसने कन्नौज का जो राजा था राजा राज्यपाल, उसके ऊपर आक्रमण किया और वो अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। तो इसने कई यहाँ पे जो हिंदू थे उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, उनको मुसलमान बनाया। कई लोगों ने मुसलमान धर्म भी, इस्लाम धर्म भी अपना लिया। इसका जो उसका सबसे प्रमुख आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर या सोमेश्वर मंदिर पे इसने आक्रमण किया था, और इसका 16वां आक्रमण था। उतने टाइम पे वहां पे जो शासक था वो था भीम प्रथम। तो भीम प्रथम से इसकी लड़ाई हुई थी। तो उस लड़ाई में करीब करीब 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। महमूद गजनबी ने 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था, और वहां से बहुत बड़ी लूट इसने की थी, जो सबसे खतरनाक इसका आक्रमण माना जाता है। इसके बाद इसका जो अंतिम आक्रमण था वो था मुल्तान के पास खूकरों के विरुद्ध। इसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई,
और इसकी मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास का एक बहुत ही घिनौना चैप्टर क्लोज हुआ। ये आप देख सकते हैं इसने कहां कहां कैसे कैसे आक्रमण किया। ये सीमांत दुर्गों पर, ये पंजाब के सीमांत दुर्ग थे जहां पे इसने 1000 में आक्रमण किया, फिर पंजाब पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, फिर भेरा पर आक्रमण, फिर मुल्तान पर आक्रमण, सुखपाल, आनंदपाल, नगरकोट। नगरकोट पर जब इसने आक्रमण किया था तो ज्वालामुखी मंदिर से वहां से बहुत सारा धन इसने लूटा था। फिर से इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। पहले इसने मुल्तान पर आक्रमण करते मुल्तान के ही किसी शासक को, मुल्तान पे ही जो शासन कर रहा था उसी को इसने राजा बना दिया था। तो 1010 में इसने फिर से विद्रोह किया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने फिर से इस पे आक्रमण किया। तो इस तरीके से भी ये किया करता था। फिर त्रिलोचन पाल पर आक्रमण हुआ, फिर थानेश्वर, यहां से भी इसने बहुत लूट की थी। कश्मीर पर आक्रमण हुआ, तो कश्मीर पर आक्रमण हुआ 1015 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कश्मीर पे आक्रमण इसने किया, लेकिन यहां से इसको हार का सामना करना पड़ा। बहुत ही कम इसके ऐसे आक्रमण थे जहां पे इसको हार का सामना करना पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा पे भी इसने आक्रमण किया। मथुरा के बाद फिर इसने वृंदावन के ऊपर आक्रमण किया। मथुरा वृंदावन के बाद फिर कन्नौज पहुंचा, कलिंजर पहुंचा, ग्वालियर पर भी आक्रमण किया। फिर 1025 में ये सोमनाथ का आक्रमण किया। इसके बाद फिर आखिरी जो आक्रमण है इसने किया है जाटों पर। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो प्रसिद्ध दरबारी विद्वान हुआ करते थे उनके बारे में। तो जो सबसे प्रसिद्ध जो था वो था अबू रेहान, जिसका नाम अल बरूनी भी हुआ करता था। और ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ये गणित, दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञाता था और इसने संस्कृत बनारस में रहकर सीखी थी। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये कभी बनारस गया ही नहीं था। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसने संस्कृत बनारस में ही रहकर सीखी थी। तो थोड़ा सा इन चीजों पे, कुछ चीजों पे इतिहास में हमेशा कुछ चीजों को लेकर हमेशा अपवाद रहता है। खैर, ये इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो अलबरूनी के बारे में एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था तहकीक हिंद, जिसमें हिंदुस्तान की तहकीक की गई थी, हिंदुस्तान के बारे में बताया गया था। या इसी का नाम था किताब उल हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसने कौन सी बुक लिखी, तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, और कौन सी भाषा में लिखी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो इतिहासकार था इसके यहाँ वो था उत्बी। ये भी इसने भी एक पुस्तक लिखी है जो थी तारीख यामनी। चूंकि ये यामनी वंश से थे तो तारीख यामनी, जिसमें हम तारीखों के बारे में बात करते हैं कि क्रॉनिकल ऑर्डर में हम बात करते हैं कि कब कौन सी घटना घटित हुई। और इसका नाम, एक और नाम था किताब उल यामनी। ये भी पुस्तक इसने अरबी भाषा में ही लिखी थी। इसके बाद एक और इतिहासकार था इसके यहाँ फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की थी। और शाहीनामा में आपको याद रखना पड़ेगा ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। ये दोनों अरबी भाषा में लिखी गई थी। अलबरूनी और उतबी ने दोनों अरबी भाषा में लिखी थी, लेकिन फिरदौसी ने फारसी भाषा में लिखी थी। और यही फिरदौसी था जिसने कश्मीर के बारे में लिखा था कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बाद में यही पंक्तियां शाहजहां ने लाल किले में दीवाने खास में उत्कीर्ण करवाई थी। तो फिरदौसी कभी भारत नहीं आया, लेकिन भारत में नहीं आने के बावजूद भी उसको इतना सारा भारत का नॉलेज था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे तुर्कों के आगमन की या तुर्कों के आक्रमण की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो तुर्की थे जो भारत में आए, ये कौन थे और कहां से आए। तो ये एक गौरी वंश जो हुआ करता था, और इसका जो प्रमुख जो शासक था वो था मोहम्मद गौरी। और इसकी जो स्थापना हुई थी गौरी वंश की, ये 12वीं शताब्दी के मध्य में स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में ही। तो ये जो गौरी वंश था ये एक गौर राज्य हुआ करता था। उस जो गौर राज्य गजनी साम्राज्य के अधीन ही आता था और हिंदू कुश की पहाड़ियों में स्थित था। तो जब गजनी राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, धीरे धीरे जब गजनी राज्य का पतन होने लगा, तो वहां जो गौर शासक हुआ करते थे गौर राज्य के, उन लोगों ने गजनी की अधीनता त्याग दी और इसके साथ साथ गजनी पर उन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आक्रमण करके वहां पे जो गजनी के शासक हुआ करते थे उनको हराया और अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो इन्हीं जो गौर शासक थे 7 भाई हुआ करते थे। तो इनमें से एक भाई था अलाउद्दीन हुसैन जहां सोच,
तो इसने अपने भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए गजनी पर आक्रमण करके गजनी राज्य को जला दिया था। उसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन, लेकिन इस जहां सोच जो इसके साथ लिखा हुआ है, उसको उपाधि दी गई थी। इस उपाधि का, जहां सोच उपाधि का मतलब होता है कि विश्व को जलाने वाला या विश्व दाहक, तो इसको इन दोनों नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद फिर गजनी पर गौर शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया, और जब गौर साम्राज्य की जो गद्दी है वो गयासुद्दीन मुइनुद्दीन को मिली, तो उसने अपने बाद अपने भाई मोहम्मद बिन साम को गजनी की गद्दी पे बैठाया। यही मोहम्मद बिन साम आगे चल के मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको नाम इस तरीके से, इसके दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। मोहम्मद बिन साम के नाम से भी आ सकता है और मोहम्मद गौरी के भी नाम से आ सकता है। तो मोहम्मद गौरी एक फेमस नेम है, बट मोहम्मद बिन साम इतना फेमस नहीं है, लेकिन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो मोहम्मद गौरी था, इसने 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर अनेक आक्रमण किए और तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। तो इसकी जो विजय थी, उन विजय के पीछे इसके 4 जो बहुत अच्छे गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दोज, नसरुद्दीन कोबाचा, बख्तियार खिलजी, ये इनका बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। तो इसकी जितनी भी विजय हुई हैं, इनमें इन्हीं सबका सबसे बड़ा रोल रहा है। तो गौरी के आक्रमण के समय हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हमें मैप में देखना पड़ेगा कि कब किस जगह पे किस वंश का शासन हुआ करता था और उतने टाइम पे वहां का कौन शासक हुआ करता था। तो जब गौरी ने आक्रमण किया, हम इसको मैप में देखते हैं। तो जब हम यहाँ की बात करेंगे, ये पंजाब, लाहौर और पेशावर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो गजनी वंश के शासक थे खुसरो मलिक, उनका शासन था। ये आखिरी शासक था गजनी वंश का। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने इसको हराया। मोहम्मद गौरी ने इसको हराने के बाद इसको मार दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान पे वही शिया संप्रदाय के जो कर्माथी लोग थे, उनका मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उनका शासन था। अगर हम दिल्ली पे बात करें, तो राय पिथौरा या राज पिथौरा के रूप में चौहान वंश के जो पृथ्वीराज तृतीय थे, वो यहाँ पे शासन किया कर रहे थे। इसके बाद अगर हम ये गुजरात वाले एरिया की बात करें, अनहिलवाड़ करके एक जगह यहाँ पे इस नाम से था, तो वहां पे भीम द्वितीय जो कि सोलंकी वंश के थे, वहां पे ये शासन कर रहे थे। अगर हम कन्नौज की बात करें, तो कन्नौज में राजा जयचंद्र का शासन था, जो गहड़वाल वंश के थे। इसके बाद अगर हम ये बुंदेलखंड वाले एरिया की बात करें, बुंदेलखंड, कलिंजर वगैरह की हम बात करें, तो कलिंजर हुआ, महोबा हुआ, खजुरा हुआ, तो यहाँ पे चंदेलों का शासन था। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध शासक थे परमार्दी देव, वो यहाँ पे शासन कर रहे थे इस एरिया में। इसके बाद अगर हम मालवा की बात करें, तो मालवा में परमारों का शासन था। और अगर हम इसी टाइम पे बंगाल की बात करते हैं, तो बंगाल में सेन वंश का शासन था। और यहाँ पे सेन वंश का जो प्रसिद्ध शासक था लक्ष्मण सेन, यहाँ पे शासन कर रहा था। तो यह गौरी के आक्रमण के समय पंजाब, लाहौर, पेशावर, अंतिम गजनी वंश के शासक खुसरो मलिक का शासन था, मुल्तान। इस तरीके से आप ये पूरा इसमें पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सारा मैप में देख के बता दिया है। तो गौरी का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो ये किया इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पे। तो मुल्तान पे शिया संप्रदाय के मुस्लिम शासक हुआ करते थे, तो इनने उनको हराया और मुल्तान पे कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर अगला आक्रमण इसका जो हुआ वो 1176 ईस्वी में हुआ कच्छ पर। इसने कच्छ को भी जीत लिया। इसके बाद फिर 1178 ईस्वी में इसने गुजरात के जो शासक थे भीम द्वितीय, उनके ऊपर अटैक किया। तो इनका जो युद्ध हुआ वो आबू की एक पहाड़ी थी, उसकी तलहटी में इसका युद्ध हुआ था, इसलिए इसे आबू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो पहाड़ी जो थी वो अनहिलवाड़ा में थी, तो इसको अनहिलवाड़ा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। तो मोहम्मद गौरी की भारत में आने के बाद ये पहली पराजय हुई थी। भीम द्वितीय ने उसको अनहिलवाड़ा के युद्ध में हरा दिया था 1178 ईस्वी में। इसके बाद गौरी ने अपने आक्रमण की दिशा बदल दी और हिंदू कुश की पहाड़ियों के माध्यम से पंजाब राज्य से आक्रमण करना इसने शुरू किया।
पंजाब चूंकि थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैप में भी, ये पंजाब देखिए यहाँ पे बीच में पड़ता था, तो आसानी से यहाँ से हम इंडिया में भी जो शासक हुआ करते थे कंट्रोल कर सकते थे, और यहाँ पे भी आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। तो पंजाब तक ये पहुंचा। तो इसके बाद फिर इसने 1179 में, 83 में, 86 में अनेक बार पेशावर, लाहौर आदि को जीता। उस समय पंजाब पर जो था वो अंतिम गजनी शासक खुसरो मलिक हुआ करता था, इसको पकड़ के गजनी ले गया और जहां पे जाके उसकी हत्या कर दी। इस तरीके से पंजाब पर इसने सीधा सीधा नियंत्रण कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, जब इसने पंजाब पे आक्रमण किया तो पंजाब के बाद ये पहुंचा भटिंडा। भटिंडा पे इसने आक्रमण किया। तो भटिंडा उतने टाइम पे क्या हुआ करता था, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय के सीमावर्ती क्षेत्र था। तो पृथ्वीराज तृतीय इससे थोड़े से अलर्ट हो गए कि ये गौरी, मोहम्मद गौरी वहां से आया है, ये मेरे ऊपर भी अटैक कर सकता है, और गौरी ने वैसा ही किया। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में जो युद्ध हुआ 1191 में हुआ तराइन नामक जगह पर, और ये युद्ध फेमस युद्ध हुआ जिसको हम जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से। और इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने बुरी तरह पराजित किया। तो इस तरीके से मोहम्मद गौरी की ये दूसरी हार थी भारत में। तो पहली बार भीम द्वितीय ने इसको हराया था, उसके बाद दूसरी बार पृथ्वीराज ने इसको हराया था। इसके बाद ये यहां से वापस चला गया, वापस जाके ईरान पहुंचा। वहां के जो गवर्नर से इसने कुछ सैन्य सहायता ली। सैन्य सहायता लेने के बाद ये फिर से आया, और 1192 में इसने फिर से पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर आक्रमण किया। उसी जगह पर युद्ध हुआ, और युद्ध जाना गया तराइन का द्वितीय युद्ध। तब पृथ्वीराज सिंह चौहान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने इसको जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये जिंदा बचा था अपने गुलाम खिलजी की वजह से। इसके बाद फिर गौरी ये युद्ध जीत गया। पृथ्वीराज तृतीय की बहुत बुरी हार हुई, और इसके बाद में इनने विद्रोह भी किया पृथ्वीराज चौहान ने। तो उस विद्रोह को दबा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से दिल्ली को तुर्की राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद जो अगला इसका आक्रमण हुआ वो हुआ 1194 ईस्वी में, जो जयचंद्र के ऊपर किया। कन्नौज का जो शासक हुआ करता था राजा जयचंद्र, उसके ऊपर शासन अटैक किया इसने 1194 ईस्वी में। और ये युद्ध जाना जाता है चंदावर के युद्ध के नाम से। इसने जयचंद्र को बहुत ही बुरी तरीके से परास्त किया। इस तरीके से जयचंद्र को मार डाला गया, और इस तरीके से कन्नौज को भी तुर्की राज्य में मिला लिया गया। इसके साथ साथ इसके जो गुलाम हुआ करते थे, वो गुलाम भी यहाँ पे जो आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे उन पे अटैक कर रहे थे। जैसे अगर हम बंगाल और बिहार की बात करें तो वहां पे ये बख्तियार खिलजी वहां पे अटैक कर रहा था। तो अटैक करते टाइम इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां का जो पुस्तकालय था, वहां पे आग लगा दी थी। और कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जब इसने जलाया था तो कहते हैं कि कई महीनों तक वहां से जो पुस्तकें, जो ग्रंथ जले, उनकी कई महीनों तक धुआं उठता रहा था। ऐसे इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी नष्ट कर दिया था। उदंतपुरी जो जैन विहार थे उनको भी इसने नष्ट किया। इसके अलावा इसने व्यापारी वेश में छल से लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया, जो बंगाल की राजधानी उतने टाइम पे हुआ करती थी, इस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद इसको लक्ष्मण सेन को वहां से अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाना पड़ा। इस तरीके से इसने आसानी से बंगाल पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से बंगाल भी तुर्की क्षेत्र में तुर्कों का वहां पे भी आधिपत्य हो गया। इसके बाद 1175 से लेके 1206 ईस्वी के बीच में उत्तर भारत में अनेक अभियानों के माध्यम से भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा हुआ है कि इससे ही भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रथम चरण अर्थात दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो जो दिल्ली सल्तनत की जो मेन स्थापना हुई वो इसी तुर्की शासक के कारण हुई, मोहम्मद गौरी के कारण ही हुई। और आगे चल के दिल्ली सल्तनत का भारत के इतिहास में बहुत ही बड़ा रोल रहा है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मोहम्मद गौरी के टाइम के कुछ सिक्के भी मिले हैं, जिनमें एक तरफ शिव के बैल की आकृति और पृथ्वीराज लिखा हुआ था देवनागरी भाषा में। तो एक तरफ शिव के बैल की आकृति थी और पृथ्वीराज देवनागरी लिखा हुआ था। उसी में दूसरी तरफ एक घोड़े की आकृति है और मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो मोहम्मद बिन साम है वो मोहम्मद गौरी का ही एक दूसरा नाम था। इसके बाद कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी मिली हुई है और इसके दूसरे तरफ कलमा खुदा हुआ है।
तो इस तरीके से कुछ सिक्के इसके यहाँ से मिले हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, किसके शासनकाल में जो सिक्के थे उनमें लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। इसके बाद गौरी का जो अंतिम महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वो 1206 ईस्वी में हुआ, और ये यहाँ से अपना जो पूरा जहां जहां इसने अटैक किया था, जो इसके क्षेत्र थे, जो जब यहाँ से जा रहा था तो इसने अपने जो गुलाम थे उन गुलाम को दिया। और उसके बाद गोखर एक जाति हुआ करती थी, तो गोखरों का जो आधिपत्य था वो बढ़ने लगा था, और ये लोग लाहौर तक धावा बोलने की योजना बना रहे थे। तो जैसे ही मोहम्मद गौरी को ये चीज पता चली तो मोहम्मद गौरी ने इन गोखरों के ऊपर आक्रमण कर दिया यहां से जाते टाइम, तो गोखरों को हराया। और जब वो वहां से लौट के जा रहा था तो सिंध के पास एक दमदम करके एक जगह थी, तो वहां पे एक गोखर सरदार ने इसको मगरिस जो होती है वो शाम की नमाज होती है, तो शाम की नमाज पढ़ते टाइम एक गोखर सरदार ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इस तरीके से आगे चल के जो दिल्ली सल्तनत बनी, वो इसकी जो गुलाम हुआ करते थे, इसलिए आगे चल के जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला चैप्टर है उसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भारत पर जितना भी इसने कब्जा किया हुआ था, जितने भी अटैक इसने किए हुए थे, जितना भी एरिया इसने जीता हुआ था, वो सारा एरिया इसके अंडर में, इसके गुलामों के अंडर में आ गया था। माइंड मैप है। माइंड मैप में आप पूरा इसको समराइज कर सकते हैं, एक साथ सब कुछ अपने माइंड में रख सकते हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम था तो मोहम्मद बिन कासिम, इसके बाद फिर मोहम्मद गजनी, फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद एक मोहम्मद गौरी का ही एक नाम था, इसको मोहम्मद ऑफ गौर भी कहा जाता है। तो ये असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी इन 1173 AD। तो इसने 1173 में जो गजनी का सिंहासन था उस पर जो बैठा था। इस तरीके से ये पूरा जो था, जैसे अब इसके बैटल देख सकते हैं कि सबसे पहला आक्रमण किया था तो इसने मुल्तान का जो शासक था उसको हराया था। देन बैटल ऑफ अनहिलवाड़ा, भीम द्वितीय जो थे, तो भीम द्वितीय ने इसको हरा दिया था। इसके बाद फिर गजनी के अगेंस्ट जो इसने किया, तो इसने पेशावर को जीत लिया था, लाहौर को जीत लिया था। इस तरीके से फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में हुआ, ये पूरा आप एक साथ समरी में देख सकते हैं। ये बैटल ऑफ तराइन, फिर देन बैटल ऑफ चंदावर जो जयचंद्र और इनके बीच में हुआ था। इसके बाद 1206 AD में जब ये इंडिया छोड़ के जा रहा था तो इसकी हत्या कर दी गई, और ये अपने इसका जो स्लेव था, गुलाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका पूरा शासन जो भारत का था, इसने जो भारत के जो हिस्से जीते थे उनका शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन करके यहाँ से जा रहा था, तब इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी तरीके से मोहम्मद गजनी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें एक कमेंट करके जरूर बताएं। आप कुछ अगर सब्जेक्ट्स के वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारे मेल आईडी पे, जो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन वीडियो है उसमें आपको हमारा मेल आईडी मिल जाएगा, आप वहां से हमें मेल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा यही फायदा होगा दोस्तों कि आपको चैनल्स के जो वीडियोस अपलोड होंगे उनका लिंक मिलता रहेगा, उनका रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। इसलिए आप NS एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप जो भी आपके दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, इसका लिंक जरूर उनको शेयर करें, उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।